जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस लाइव कार्यक्रम में। आज हमारे साथ है कैप्टन पुनीत मल्होत्रा। सर हैज बीन अ सेलर, मर्चेंट नेवी ऑफिसर। इन्होंने 40 साल से ज्यादा जो है 42 साल तकरीबन इन्होंने जो है कि वहां पे अपनी सेवाएं दी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बहुत करीब से और बहुत बारीकी से समझते हैं। सर ने हजारों ट्रिप्स की हैं उस रूट पे और वहाँ की जो नुआंसेस हैं और इतना इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि देखिए हम मीडिया में हम बहुत सारी बातें सुन रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है क्या नहीं, लेकिन क्लैरिटी से कोई नहीं समझा रहा है। और जो डिफेंस एनालिस्ट भी हैं उसका वो डिफेंस का एक पर्सपेक्टिव लेकर के चल रहे हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, उतना सिग्निफिकेंटली हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, और जो अल्टरनेटिव रूट्स बताए जा रहे हैं, जैसे सरकार भी बता रही है, तो वो अल्टरनेटिव रूट्स कौन से हैं, इन सब के बारे में। और जो हमारे यहाँ तेल और गैस का जो आयात हो रहा है, सर ने वो टैंकर्स भी जो है कमांड किए हैं, लार्ज टैंकर्स जो ये ऑयल, केमिकल्स और गैसेस जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आज हम कप्तान साहब से समझेंगे कि ये सारा का सारा जो रीजन है वो रीजन क्या है, और आपको भी एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। सर, वेरी वेलकम टू यू ऑन टुडेज लाइव प्रोग्राम। सर, पहला सवाल मेरा ये है, हमारे व्यूअर्स को थोड़ा समझाइए Thank कि you very स्ट्रेट ऑफ much, Mr. Weber. It is an honor to be on your show, sir. Thank you very much. थैंक यू सर। आपसे थोड़ा व्यूअर्स को बताइए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या, और वो रीजन को थोड़ा समझाइए हमारे व्यूअर्स को। Sir, ये देखिए Straits of Hormuz. If we talk about it, is a gateway from Arabian Sea to or Gulf of Oman towards Persian Gulf. It is a narrow passage, but not so narrow. When we talk about in our nautical miles, it is approximately around let's say 23, 24 nautical miles broad. यानी आप मोटा मोटी ले लीजिए अराउंड 39 to 40 odd kilometers broad है from the the land kilometer wise, because one nautical mile is equal to 1852 meters. So now coming to the Straits of Hormuz, we also have the designated lanes which we call TSS or traffic separation schemes. So a vessel which is inbound और let's say west bound. सर हिंदी में अगर करेंगे था तो ज्यादातर व्यूअर्स को समझ में आएगा सर। ओके, ये जो गल्फ ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज है, ये एक बॉटलनेक एरिया है जो गल्फ ऑफ ओमान या अरेबियन सी से लीड करके पर्शियन गल्फ जाती है। इसकी विड्थ है अप्रोक्सीमेटली अबाउट 40 ऑड किलोमीटर, यानी 24-25 ऑड नॉटिकल माइल्स। अब क्या है कि इसको जितने भी टैंकर जहाज जाते हैं वो या तो ऑयल या गैस या केमिकल्स लोड करने जाते हैं, यानी ऑयल टैंकर वी कॉल वीएलसीसी, जिसको हम वीएलसीसी बोलते हैं, यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। और यू हैव सुएज मैक्स टैंकर, अफ्रामैक्स टैंकर, सब क्रूड कैरियर्स होते हैं। फिर प्रोडक्ट कैरियर्स होते हैं जो क्लीन पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैरी करते हैं, उसके बाद बाय प्रोडक्ट उसका होता है केमिकल टैंकर्स का। अब वह प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे हमारी जो लेन्स है ना, हम वी हैव हमारी डेजिग्नेटेड लेन्स हैं जिसको हम टीएसएस बोलते हैं, यानी ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम। वो ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम के थ्रू हम जाते हैं, यानी इनबाउंड वेसल जो है वो स्टार्बोर्ड साइड यानी राइट साइड मोड पे जाती है जब वो वेस्ट बाउंड होती है टुवर्ड्स पर्शियन गल्फ, और आउटबाउंड में यानी ईस्ट बाउंड वो थोड़ा साउथ से जहाज जाते हैं। अब क्या है कि ये जो एरिया है जो ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम का, ये जो ईरानियन कोस्ट है, चाहे वो चार बाहर हो या उसके अंदर आप जाएं, जितना भी ईरानियन कोस्ट आता है उसके नजदीक पड़ता है। तो मैं एक आपको चीज और बताना चाहूंगा, जैसे 1980 से लेके 1987 या 88, 1980 to 1988 अप्रोक्सीमेटली, जब ईरान इराक वॉर हो रहा था, तब भी हम लोग जाते थे इसमें हॉर्मुज स्ट्रेट्स में, बिकॉज हम इसको तेल की दरगाह कहते हैं। और मैंने जितने 45-40 साल सेल किया, राइट फ्रॉम माय कैडेटशिप से लेके टिल आई गॉट माय कमांड एज मास्टर 22-23 साल की, हमेशा ऑयल टैंकर्स पे ही सेल किया है। तो क्या होता था उन दिनों, हम लोग ब्लैकआउट करके जाते थे। ब्लैकआउट क्या होता है कि हम अपने पोर्ट होल, जैसे हम विंडो बोलते हैं, हम उसको पोर्ट होल बोलते हैं जहाज की लैंग्वेज में, वो सब ब्लैकआउट करते थे। और यहाँ तक कि अपनी नेविगेशन लाइट्स जो होती हैं, जो कि एक मैंडेटरी सेफ्टी कन्वेंशन के हिसाब से होती है,
उसको भी कभी कभी ऑफ करना पड़ता था हमको अपनी जान बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे हम स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज में एंटर करते थे तो वी आर नॉर्मली इंटरसेप्टेड, हमारे को इंटरसेप्शन मिलता था ईरानियन गन बोट से, तो उनको डॉज करना पड़ता था, या कई बार हम लकी होते थे उनके रडार्स इतने पावरफुल नहीं होते थे, जैसे हमारे पास 3 और 10 सेंटीमीटर के रडार होते हैं, उसमें नहीं आते थे तो हम निकल जाते थे। लेकिन वहां भी बहुत हादसे होते थे उस टाइम भी। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी भी एडवांस हो गई है तो उनके पास भी अच्छा इक्विपमेंट थोड़ा बहुत आ गया, कंपेयर टू 1980 की बात कर रहा हूँ। तो एक चीज होती थी, जैसे अगर मैं जा रहा हूँ क्रूड ऑयल लोड करने, फर्ज करो खर्ग आइलैंड जिसकी आजकल इतनी बातचीत हो रही है, तो वहां पे क्या होता है, उनको पता होता है ईरानियन बोट्स को कि हाँ यहाँ पे आप खर्ग आइलैंड जा रहे हैं, तो आप ईरान का ऑयल लोड करने जा रहे हैं, और आपको थोड़ा आसानी हो जाती थी, कोई आपको इंटरसेप्शन नहीं मिलता था। लेकिन अगर आप कहीं और जा रहे हैं, जैसे इराक में लोड करने जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया में लोड करने जा रहे हैं, कतर में लोड करने जा रहे हैं, या यूएई में लोड करने जा रहे हैं, जितने भी ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं पर्शियन गल्फ में, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब ये हो रहा है कि जैसे हम देख रहे हैं न्यूज में, और जो ईरान है उसने प्रोबेबली, जहां तक मुझको पता है कि शायद $2 मिलियन का टोल टैक्स लगा दिया है। तो हर एक जहाज जो जाता है उसको टोल टैक्स प्रॉब्ली देना पड़ता है, उससे फ्यूल के प्राइसेस भी ऑब्वियसली अफेक्ट होते हैं। बट एक और चीज ईरान ने जो कही है, जो न्यूज में मैंने देखा है, कि वो दे विल ओनली अलाउ द फ्रेंड्स नॉट फोर्स, यानी वो अपने दोस्तों को के जहाजों को ही जाने देंगे, दोस्त नेशंस के जहाजों को जाने देंगे, दुश्मन या जिनसे उनकी अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है उनको नहीं जाने देंगे। एक तो ये वजह है। दूसरा, जैसे कि खर्ग आइलैंड है, खर्ग आइलैंड एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एरिया है जहां तक का ईरान का एक्सपोर्ट इज कंसर्न। जैसे क्या होता है, हम अगर क्रूड ऑयल की लैंग्वेज की भाषा में बोलें तो एक होता है लाइट क्रूड, एक होता है मीडियम क्रूड, एक होता है हैवी क्रूड। जो लाइट क्रूड होता है वो ज्यादातर नेशंस एक्सपोर्ट करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, यानी मोगैस जिसको हम पेट्रोल बोलते हैं, गैसोलीन, डीजल और बाकी बाय प्रोडक्ट जो अच्छे केमिकल्स होते हैं, उसका बाय प्रोडक्ट ज्यादा निकलता है। जो हैवी क्रूड होता है उसमें क्या होता है कि बाय प्रोडक्ट मोगैस यानी पेट्रोल डीजल वगैरह तो निकलता है, लेकिन उसमें वैक्स कंटेंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से काफी वेस्टेज भी जाता है, स्लज सरी, उसको वो बाद में रिसाइकल करके और भी केमिकल्स में यूज करते हैं। लेकिन ये एक वजह है कि एक तो आपका ये ईरानियन हैवी, लाइट और मीडियम क्रूड। दूसरा जो है उनका कंटेंडर, वो है उनके ऑपोजिट साइड बैठा हुआ, वो सऊदी अरेबिया, उसका भी वही है ईरानी लाइट, मीडियम और हैवी क्रूड, यानी रास्ता नूरा से जो एक्सपोर्ट होता है। अब जैसा हम देख रहे हैं कि जैसे वॉर सिनारियो चल रहा है, तो ईरान उनके भी सारे ज्यादातर ऑयल पेट्रोलियम एक्सपोर्ट के जो टर्मिनल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। और आज की डेट में जहां तक मुझे पता लगता रहता है अपनी फ्रेटर्निटी के थ्रू, कि ऑलमोस्ट बार के करीब कुछ जहाज फंसे हुए हैं अभी भी, और कम से कम नहीं तो 20-25 या प्रोबेबली 30,000 नाविक या सेलर्स वहां फंसे हुए हैं। दैट मींस इंडियन मैरिनर्स एज वेल एज फॉरेन मैरिनर्स, मल्टीनेशनल मैरिनर्स की बात कर रहा हूं। अब एक और बात मैं कहना चाहूंगा आपके इस माध्यम से, वैभव जी, कि मैंने कुछ अर्सा पहले, प्रोबेबली ज्यादा टाइम नहीं हुआ, शायद 7-8 दिन पहले कुछ चैनल्स पे कहा था कि हम लोग अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे, लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब इन्होंने गल्फ ऑफ एडन यानी बाबल मंडप स्ट्रेट्स को अगर उस पे प्रॉब्लम कर दी। क्यों? क्योंकि जब हम जाते थे वेस्ट बाउंड मींस टुवर्ड्स क्या कहते हैं, सुएज कैनाल, रेड सी के थ्रू, तो जो यमन का कोस्ट है जहां हूथीज का कंट्रोल है, वो आपके बहुत नजदीक पड़ता है। जहां तक बाबल मंडप स्ट्रेट्स की बात आती है, वो आपका करीब समझ लीजिए 20 से 25 किलोमीटर ब्रॉड है। यानी अगर आप स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज की बात करते हैं तो अराउंड 39-40 ऑड किलोमीटर ब्रॉड है, और जो आपका बाबल मंडप स्ट्रेट्स है
वो 25-26 किलोमीटर ब्रॉड है ऑन द ब्रॉडर साइड, लेकिन जैसे जाते हैं टूवर्ड्स क्या कहते हैं यमन के कोस्ट पे, उसके बाद हम नॉर्थ नदली और नॉर्थ ईस्टली कोस्ट की तरफ जब नेविगेट करते हैं तो हम बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन में आ जाते हैं हुतीज की वजह से। एक तो वो, दूसरा क्या है, कम से कम नहीं तो अब इस बात को भी 20-22 साल हो गए हैं जब से ये सोमालियन पायरेट्स भी अटैक कर रहे हैं जहाजों पे। वो सोमालियन पायरेट्स उनके एकदम साउथ में है, यानी अगर आप देखिए मैप के हिसाब से नॉर्थ साइड पे आपके हुतीज हैं व्हेन यू आर ट्रैवर्सिंग थ्रू द बाबल मंडप स्ट्रेट्स, और आपके साउथ साइड पे आपके ये पायरेट्स हैं। तो अगर वहां देखा जाए, अगर वहां पे हुतीज ने बहुत मतलब पूरी तरह एक्टिव हो गए, जहाजों पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, तो आई थिंक ये बहुत ही भयानक सिचुएशन हो सकती है वैभव साहब। सर मेरा अगला क्वेश्चन भी सर बाबल मंडप पे ही था कि सर बाबल मंडप जो है इसके ऊपर हमने इसके ऊपर बहुत सारा डायलॉग सुना है, ईरानियन और पाकिस्तानी जो है ये अक्सर उसके बारे में पिछले 3-4 महीने से बार बार सिग्नलिंग कर रहे थे कि सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं बल्कि हम बाबल मंदब भी बंद करेंगे। और मैं व्हेन आई एम सेइंग पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी जो शियाज हैं, जो उनके जो शिया क्लरिक्स हैं, वो इसके बारे में बहुत सारी बातें मस्जिदों में अपने खुतबे में जुम्मे की जो है वो, चूंकि शिया मस्जिदों में अक्सर जो है वो मिंबर पे खुतबे होते हैं और पाकिस्तान में तो खैर ऑलमोस्ट हर शिया मस्जिद में होते हैं, तो वहां पे ये बातें की जा रही थी। तो सर बाबुल मंदब का जो सिग्निफिकेंस है वो भी थोड़ा बताइए हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि वो बहुत कम उसके बारे में चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हो रही है। और अगर पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया बाबुल मंदब को लेकर के इतने महीनों से अगर इतनी सीरियस डिस्कशंस कर रहा था, तो खैर हमारा तो मीडिया का तो मैं जितना कम बोलूं उतना ही अच्छा है, बट वहां पे बाबुल मंदब का जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है थोड़ा वो बताइए। एंड सऊदी अरेबिया का और यूएई का एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट भी है बाबुल मंदब को लेकर के, बिकॉज दोनों ही अपने वहां पे जो है अपना अधिकार क्षेत्र क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि अबू मूसा आइलैंड के ऊपर आप ईरान और यूएई का डिस्प्यूट है, 1971 से वो ईरान के कंट्रोल में है, तो वो स्ट्रेटेजिकली जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर एक बाबुल मंदब के बारे में बताइए और सर ये अबू मूसा आइलैंड की भी बताइए थोड़ा सा। देखिए, बाबल मंडप स्ट्रीट जहां तक आप कह रहे हैं उसमें क्या है कि एक तो जैसे मैं आपको उसकी विड्थ बता चुका हूं, करीब 25-26 किलोमीटर ब्रॉड है, और वो बहुत ही बॉटलनेक हो जाती है। अब इसको समझने के लिए मैं थोड़ा इस टॉपिक से कुछ 1 मिनट के लिए हट के बताता हूं। जैसे अगर आपको एक वाकया याद हो, कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले मैंने उस जहाज का इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन किया था, देखा था। एक जहाज था जो कि स्वेज कैनाल में अड़ गया था, मतलब ब्रॉड ऑन अड़ गया था। यस यस। तो क्या हुआ था कि जो ट्रैफिक मेडिटेरेनियन यानी यूरोप से आ रहा था टुवर्ड्स रेड सी डाउन टू बाबल मंडप स्ट्रेट एंड गेटवे टू एशिया, वो सब ब्लॉक हो गया था। ये मेरे ख्याल से 30-40 दिन तक ब्लॉक था, जब तक उन्होंने जहाज जो अग्राउंड हो गया था उसको निकाला नहीं। तो राइट। आप ये सोचिए, वो 40 दिन स्वेज कैनाल जब ब्लॉक हो गई थी, कोई ट्रैफिक ट्रैवर्स नहीं कर पा रहा था साउथ बाउंड वाया क्या कहते हैं रेड सी से होते हुए आपके बाबल मंडप स्ट्रेट, ये गल्फ ऑफ एडन से नहीं आ जा रहा था, सिर्फ वहीं पे ब्लॉकेड था। लेकिन अगर अब हम इस पे प्रेजेंट सिनारियो पे आते हैं तो आप इसी हिसाब से सोच लीजिए कि अगर इन्होंने ब्लॉकेड बाबल मंडप स्ट्रेट्स पे लगा दिया, तो जो जहाज सुएज कैनाल से आ रहे हैं नीचे वो नहीं आ पाएंगे, उनको कहीं ना कहीं सुएज कैनाल में रुकना पड़ेगा। और जो नॉर्थ बाउंड है टुवर्ड्स सुएज कैनाल वो भी नहीं जा पाएंगे। तो आपको, आप ये देखिए, फर्स्ट करिए, आपको एक एग्जांपल देता हूं। फर्स्ट करो कि मैं ब्रेंट क्रूड लेके आ रहा हूं। ब्रेंट क्रूड आपका होता है ये आपका नॉर्थ सी में। नो, ब्रेंट क्रूड के हिसाब से ही सारे क्रूड ऑयल के भाव बेसिकली फ्लक्चुएट होते हैं, बिकॉज वी कॉल इट एज अ स्ट्रीट क्रूड। वो ब्रेंट क्रूड का जो बाय प्रोडक्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है। अब फर्ज करिए कि अगर मैं नॉर्थ सी से आ रहा हूं ब्रेंट क्रूड लेते हुए, तो मेरा रूट क्या होगा? नॉर्थ सी से इंग्लिश चैनल, देन स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर से होते हुए मेडिटेरेनियन सी, फिर मैं आऊंगा इधर आपके सुएज कैनाल से, सुएज कैनाल से होते हुए, रेड सी से होते हुए, बाबल मंडप स्ट्रेट से अगर मेरे को इंडिया भारत आना है, तो बॉम्बे या
कांडला या अडानी के जो पोर्ट्स हैं गल्फ ऑफ कच्छ में, कहीं भी जा सकता हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे ब्लॉकेट हो गया तो मेरी ऑप्शन क्या है? मेरी ऑप्शन एक ही बची है। इसका मतलब या तो मैं इंग्लिश चैनल यानी नॉर्थ सी से आते हुए इंग्लिश चैनल से होते हुए राउंड द केप टाउन से होते हुए आऊं और फिर इंडियन कोस्ट की तरफ जाऊं, जो भी मेरा पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन है। लेकिन इसमें एक चीज होती है कि जो फ्यूल प्राइस, जो हम फ्यूल कंज्यूम करते हैं जहाज के, जैसे अगर वीएलसीसी कहते हैं तो उसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। उसमें करीब अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटी आप समझ लीजिए 2 मिलियन बैरल आता है। हाँ, 2 मिलियन बैरल यानी 20 लाख बैरल आता है, which is equal to around 330 odd thousand metric tons approximately, जिसको हम डेड वेट कहते हैं। अब वो ऑयल अगर इतने लंबे रास्ते से आ रहा है, अगर मैं नॉर्थ सी से राउंड द केप जा रहा हूं, क्योंकि मेरे लिए बाबल मंडप तो बंद है, तो मेरा यही एक रास्ता बनता है, तो अगर मैं वहां से आता हूं तो मेरे को कम से कम नहीं तो आप समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली 40 से 45 दिन लग जाएंगे, सब्जेक्ट टू स्पीड। एक ये पहलू है। दूसरा, अगर मैं वीएलसीसी की बात करता हूं तो वीएलसीसी का डेली कंजम्पशन, जो अपना फ्यूल कंजम्पशन होता है, जिसको जहाज का प्रोपल्शन जिसको देना होता है, वो करीब 100 से 125 150 टन के करीब होता है, इंक्लूडिंग ऑक्सिलरी यानी मेन इंजन एंड ऑक्सिलरी। तो ये खर्चा भी एक बहुत मैंने रखता है। एक मतलब अगर मेरे को अगर ओरिजिनल रूट से आना पड़ता नॉर्थ सी से वाया सुएज कैनाल, बाबल रेड सी एंड बाबल मंडप स्ट्रेट से, तो मेरे को कम से कम आधे टाइम में मैं पहुंच जाता, 20-22 दिन अप्रोक्सीमेटली में इंडियन कोस्ट पहुंच जाता। लेकिन अगर मेरे को राउंड द केप टाउन से होते आना है, तो आप ऑलमोस्ट डबल द टाइम ले लीजिए। वो डबल द टाइम मल्टीप्लाइड बाय योर फ्यूल कंजम्पशन, देन देयर आर लॉट ऑफ स्टैंडिंग एंड रनिंग कॉस्ट ऑफ द शिप, वो सब मिला के वो बहुत अक्रू हो जाता है। अब जो चार्टर जहाज को चार्टर करेगा, वो एक शिप ओनर को पर डे के हिसाब से एक रेट देता है। वो रेट में अगर फ्लक्चुएट हुआ, इट्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन महंगी हुई तो सब कुछ महंगा होगा। तो बाबल मंडप स्ट्रेट बहुत ही एक स्ट्रेटेजिक है, और जहां तक आपने दूसरे आइलैंड का बताया वो भी है, लेकिन मेन ब्लॉकेड ये दो चीजें हैं सर, ये दो। तीसरी चीज, एक नॉर्थ से रास्ता जाता है थ्रू रशिया। अगर हम जैसे अभी कुछ टाइम पहले मैंने न्यूज में सुना था कि इंडिया रशिया से 60 मिलियन बैरल्स तेल इंपोर्ट करेगा। 60 मिलियन बैरल यानी मोटा मोटी अबाउट 30 वीएलसीसी, क्योंकि एक वीएलसीसी 2 मिलियन के करीब अप्रोक्सीमेटली, डिपेंड अपॉन द स्टैक कैपेसिटी कैरी करता है। लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि वो सब एरिया है आइस नेविगेशन का, यानी वहां बर्फ जमी रहती है ज्यादातर। तो एक तो होता है कि आइस नेविगेशन में क्या होता है कि प्रीमियम भी बढ़ जाता है जो इंश्योरेंस का होता है। हमारा जो हमको जो इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, या जहां हर एक जहाज का शिप इंश्योरेंस एंड कार्गो इंश्योरेंस दोनों अलग अलग होती है, तो जहाज की इंश्योरेंस प्लस द कार्गो की इंश्योरेंस वो डबल फोल्ड मल्टीप्लाई हो सकती है, सब्जेक्ट टू द रिस्क फैक्टर ड्यूरिंग द पैसेज एंड द अदर एस्पेक्ट कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, वो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, पोल्यूशन एक्सेट्रा, वो सब चीजें भी अकाउंट होती है। अब यदि अगर एक जहाज फर्ज करो रशिया के नॉर्थ साइड से लोड करके आपके बेरिंग सी, यानी बेरिंग सी वो है जहां पे आपका अलास्का और ये साइबेरिया जो दोनों के बीच में एक सी है, वो भी बड़ी संकरी लेन है, जो कि यूएस और रशिया दोनों हाथ में आते हैं। अगर सर्दियों में जाए तो बर्फ एकदम जम जाती है, और वो एरिया से आपको निकलने के लिए यू नीड आइस ब्रेकर्स। अगर आपका जहाज आइस क्लास नहीं है और इंश्योरेंस ने अगर आपको अलाउ कर दिया और आप जा रहे हैं with escort of an icebreaker, because I know that the only country in the world which has nuclear icebreaker is Russia. मैंने उनका escort लिया हुआ है, तो वो icebreaker का जो escort होता है वो ये सब everything multiplies, plus वो जो रूट होगा वो आपके रशिया के नॉर्थ से होते हुए, बेरिंग से होते हुए, आपके ये जापान सी से होते हुए, येलो सी से होते हुए, साउथ चाइना सी से होते हुए, आपके ये मलाक्का स्ट्रेट से नहीं जा पाएगा फुली लेडन वीएलसीसी। अगर वीएलसीसी पूरा लेडन है, जिसकी ड्राफ्ट 24-25 मीटर होती है,
तो कई जगहों पे मलाका स्टेट्स में या सिंगापुर स्टेट में इतनी डेप्थ नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, जहाज राउंड साउथ ऑफ इंडोनेशिया जाते हैं, क्योंकि वहां डेप्थ ज्यादा है। लॉम्बॉक स्ट्रेट एक जगह है, वहां से बाली के साथ में एक जगह है लॉम्बॉक स्ट्रेट, वहां से जाते हैं। अब क्या है कि आप ये देख लीजिए कि जितना ट्रैवर्स होगा, जितना लंबा वॉयज होगा, उतना फ्यूल प्राइस बढ़ेंगे। अब ये हमारी ऑयल की बात हुई। अगर ये बाबल मंडप स्ट्रेट ब्लॉक हो ही जाती है, या यहाँ पे भी वो टोल टैक्स मांगते हैं जो हूती है, विच आर प्रॉक्सी टू इरानियंस, तो जो जो प्रोडक्ट है, जो चाहे वो कंटेनर शिप हो, ड्राई कार्गो शिप्स हो, ऑयल टैंकर्स हो, केमिकल टैंकर्स हो, उसका फ्रेट रेट बढ़ जाएगा और उसी हिसाब से वो चीजें महंगी हो जाएंगी। ये मैं मतलब जो समझता हूँ इसके बारे में। सर, हमने पिछले कॉन्फ्लिक्ट में भी देखा था कि जब ईरान, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में और हमास के बीच में जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इवेंचुअली हुथीज ने उस कॉन्फ्लिक्ट को ज्वाइन किया था और उन्होंने बाबल मंदब में और उसके आसपास की जो शिप जो जो भी वहां पे जा रहे थे, उनको वो टारगेट कर रहे थे। तो दे हैव डन इट इन द पास्ट, दे हैव द हिस्ट्री ऑफ डूइंग दिस। वो और उस समय भी हमने देखा कि इंश्योरेंस के जो प्रीमियम्स थे वो बहुत बढ़ गए थे, जो कमर्शियल जो शिपिंग होती है, और ऑलमोस्ट 2 टाइम्स 3 टाइम्स तक जो है वो प्राइसेस जो है वो स्पाइक कर गई थी, जो नॉर्मल प्रीमियम होती है उनसे। और इवेंचुअली फिर वो कंज्यूमर्स को ही वो बियर करना पड़ता है, बिकॉज कोई भी ऑयल कंपनी तो वो कॉस्ट नहीं बियर करती, वो जो हम आप या आम जो जनता है वो वो आपकी मेरी उससे जेब से वसूल जाता है सर, वो आपकी मेरी जेब से जाता है, आपकी और मेरी जेब से एग्जैक्ट जाता है, सिंपल एज दैट। बिल्कुल। तो ये जो है, अगर उसका प्रेसिडेंस है, तो हाउ मच डू यू थिंक कि अगर मान लीजिए हम रशिया से जो तेल ले रहे हैं, अगर अगर हम मान लीजिए अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर तेल आता, उसका क्या कॉस्टिंग होती है, और उसके कंपैरिजन में अगर रशिया से आएगा, क्योंकि रशिया हमको अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे देता था, बट अब वो डिस्काउंटेड प्राइस पे ये जो 30 VLCCs हैं, इनको डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं दे रहा है, वो मार्केट रेट पे दे रहा है अब। दे हैव देयर ओन ग्रेजेस कि भाई आपने अमेरिका के कहने पे हमसे तेल लेना बंद कर दिया, तो अगर अब आपको चाहिए, आप परमिशन लेके आए हैं वहां से, तो अब हम आपको मार्केट रेट पे देंगे। तो कितना डिफरेंस आएगा फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू ये जो रशिया से आएगा? सर देखिए, अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, अगर हमारे सपोज ब्लॉकेट नहीं है और हम्म, मैं जहाज लेके आ रहा हूँ, लेट्स से द फर्देस्ट पॉइंट भी ले लो आप, खर्ग आइलैंड से, फर्ज करो मैं ईरानी हम्म, क्रूड लेके आ रहा हूँ हम्म, और मेरे को जाना है लेट्स से गल्फ ऑफ कच्छ, वाडेनार पोर्ट या कांडला, उसके नीचे रिलायंस का भी पोर्ट है, रिलायंस ऑयल टर्मिनल, या बॉम्बे जाना है, तो अप्रोक्सीमेटली मेरे को 8 से 9 दिन के अंदर, 8 दिन के सब्जेक्ट हुआ था, 8 दिन के अंदर मैं अपने डेस्टिनेशन पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ये बॉम्बे का। हाँ, अगर कैलकाटा जाना है या वाइजैक जाना है तो उसमें आप 7-8 दिन और ऐड कर लीजिए। तो जो फिक्स वॉइस पैटर्न है विद नॉर्मल सर्विस स्पीड ऑफ 12 to 13 नॉट्स, तो मेरे को 7 से 8 दिन लगेंगे, या ज्यादा स्पीड बढ़ा दूं तो 1 हफ्ते के अंदर मैं आपके बॉम्बे या आपके गल्फ ऑफ कच्छ में पहुंच सकता हूँ टू माई डेस्टिनेशन। लेकिन अगर वही जहाज अगर ऊपर से नॉर्थ सी से मतलब नॉर्थ सी के से होते हुए रशियन कोस्ट के ऊपर से आता है, तो आप समझ लो इसमें इजीली, this is all subject to weather because वो, as I'm saying, it is ice navigation area also, approximately 50 दिन लग सकते हैं, 50 के आसपास दिन लग सकते हैं। हेलो वैभव जी, कैन यू हियर मी? हेलो, हेलो, हेलो। Yes, sir, please continue, sir. Actually, there was some technical glitch. Okay, can you hear me, Mr. Vaibhav? Yeah, I can hear you, sir. Please continue. So what I'm saying कि अगर आप मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर मतलब मेरे को एक वो लेना पड़ता है कि अगर मैं वहां से पर्शियन गल्फ से ऑयल नहीं हम ला रहे, हम रशिया से ला रहे हैं, तो वो एक बहुत ही लंबा रूट है,
वो अगर छोटे जहाज होते हैं सुएज मैक्स, वो वीएलसी से थोड़े छोटे होते हैं, वो करीब मतलब ड्राफ्ट में भी दे आर ओके, वो फिर सिंगापुर स्ट्रेट या मलाक्का स्ट्रेट से आ सकते हैं। वो भी अगर मैं देखूं तो करीब 40 से अबाउट क्लोज टू 35, नॉट 35, क्लोज टू 40 और डेज उसमें लगेंगे, यानी अगर रशिया से आता है। ठीक है, ये क्योंकि हम इस वक्त पर्शियन गल्फ को अगर आइसोलेट मतलब मानते हैं कि हो गया है बिकॉज ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, तो अगर आपने ये ऑप्शन मेरे को ये प्रश्न पूछा है कि अगर रशिया से लाते हैं तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। और ऊपर से अच्छा एक और चीज बताना चाहूंगा, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है, चाहे लॉयड्स या अंडरराइटर्स होते हैं, वो जो प्रीमियम होता है ना, मतलब जो नॉर्मल पैसेज का प्रीमियम जो जिस पे करते हैं कैलकुलेट, या जिससे इंश्योरेंस का प्रीमियम देना होता है, वो होता है बिटवीन 70 डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड टू 70 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। यानी जो लैटिट्यूड आपका है वो 70 डिग्री नॉर्थ और 70 डिग्री साउथ, इसके बीच में आप ट्रेड कर सकते हैं विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा प्रीमियम, क्योंकि उसके ऊपर आपका एक बहुत ही हैजर्डस सी आ जाता है बिकॉज ऑफ द रफ वेदर, बिकॉज ऑफ द आइस नेविगेशन एरिया। और अगर आप इधर से जाते हैं एंड इफ यू आर नॉट क्रॉसिंग 70 डिग्री लैटिट्यूड एंड यू नीड icebreaker class escort, then icebreaker class escort plus premium, so you can add up how much the cost may escalate. तो सर लगभग कितना आपने समय का तो बता दिया कि समय जो है आप अगर पर्शियन गल्फ से आते हैं तो आप 7-8 दिन में आप बॉम्बे पहुंच जाते हैं तेल लेकर के। लेकिन अगर आप रशिया से लाते हैं तो करीब 35 से 40 दिन लगते हैं। तो वो तो टाइम का डिफरेंस हो गया। तो क्या कॉस्ट भी सब्जेक्ट टू, हाँ जी हाँ जी, या प्लीज गो। या सो तो क्या प्राइस में भी इतना ही डिफरेंस होता है? प्राइस में डिफरेंस होता है, वो चार्टरिंग रेट होते हैं उस दिन के हिसाब से। शेयर मार्केट जैसे चलती है ना, तो चार्टरिंग रेट चार्टर स्पॉट मार्केट पे अगर फिक्स करता है उससे पहले एक फिक्सचर आता है, यानी चार्टर होने से पहले एक फिक्सचर आता है कि हाँ लेट्स से 2 मिलियन बैरल कार्गो फिक्स हो गया इस जहाज के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो एक बात है। एक जो बात हम शायद नहीं सोच रहे, कि जैसे हम कह रहे हैं या बाकी कंट्रीज में हम देख रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल डेटा आ रहा है कि जो फ्यूल प्राइस है वो बढ़ रहे हैं, जैसे पेट्रोल डीजल, हमारे यहाँ नहीं है। एंड आई से हैट्स ऑफ एंड थैंक्स टू आवर मोदी गवर्नमेंट एंड थैंक्स टू आवर हमारी कूटनीति। तो बहुत ही प्रसन्न हुई सोच के कि बहुत ही अच्छी तरह हैंडल कर रहे हैं हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड द पर्सन एट द हेल्थ। एक चीज जो मैं आपके माध्यम के थ्रू बताना चाहता हूं कि जैसे हम अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवाते हैं तो फ्यूल प्राइस के लिए हम वरिड रहते हैं ना, वैसे ही जब जहाज का फ्यूल आता है तो आप समझ लो उसका रेट भी फ्लक्चुएट होगा इस वजह से, क्योंकि वो जो तेल है वो उसी क्रूड से निकला है जिसको हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यानी उसके बाय प्रोडक्ट से। क्योंकि सबसे पहले निकलता है हैवी फ्यूल ऑयल, उसके बाद आता है डीजल ऑयल, उसके बाद आता है मोगैस। तो जहां तक अभी का रेट है अप्रोक्सीमेटली, जो अगेन फ्लक्चुएट होता है, वो कम से कम नहीं तो 1000-1200, डिपेंड्स अपॉन कंट्रीज। अगर आप सिंगापुर में फ्यूल बंकरिंग, फ्यूल मतलब हम उसको बंकरिंग कहते हैं, बंकर ले रहे हैं, तो $1000-1200 पर टन हो सकता है। एक और पोर्ट है, जैसे एक और चीज ईरान ने की है, जैसे वो भी चैनल्स में नहीं आए, और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, फुजैरा जो कि हॉर्मुज स्ट्रेट्स के बाहर है, वहां पे जो टर्मिनल्स हैं वहां से हैवी ऑयल लोड करते हैं, यानी बंकर करते हैं जहाज फ्यूल के लिए, अपने जहाज के फ्यूल के लिए। अभी कुछ 12-15 दिन पहले मैंने न्यूज में देखा था कि वहां का टर्मिनल भी उन्होंने उड़ा दिया। तो जितने जहाज होते हैं जो बिफोर एंटरिंग पर्शियन गल्फ, लाइक दे आर अवेटिंग ऑर्डर्स के चार्टर उनका फिक्स नहीं हुआ, तो वो क्या करते हैं, बंकर करते हैं जहाज को और स्टोरिंग करते हैं। तो अगर वहां पे भी अटैक हो गया है और आपके जो असली में एग्जिट पॉइंट्स हैं फ्यूल के हिसाब से,
ऑलमोस्ट सारे जहाज जाते हैं, ज्यादातर जहाज जाते हैं हु आर ट्रेडिंग इन दिस एरिया। एक फुजारा हो गया, एक सिंगापुर हो गया, और एक कोलंबो में भी लोड करते हैं, बंकर करते हैं जहाज। तो अभी आपकी ऑप्शन शायद कोलंबो की बची या सिंगापुर, डिपेंड्स आप कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि फुजारा का टर्मिनल जहां से जहाज फ्यूल लेते हैं उसको भी काफी डैमेज हुआ है। तो ये फ्यूल कॉस्ट भी एस्केलेट होती है। तो फ्यूल कॉस्ट एस्केलेट होगी तो जो चार्टर है वो ऑब्वियसली उतने ही दाम के हिसाब से जिस कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन उसने ऑयल एक्सपोर्ट किया है वो उसी हिसाब से अपनी बैंक गारंटी के हिसाब से उतना ही पैसा मतलब बोलेगा। सर, हाउ मच डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि क्या अगर ये वॉर प्रोलॉन्ग होती है, ये कन्फ्रंटेशन, बिकॉज हमने ये भी सुना है कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है कि वहां पे अपनी ग्राउंड फोर्सेस उतार रहे हैं और कह रहे हैं हम खर्ग आइलैंड को टेक ओवर कर लेंगे। क्या खर्ग आइलैंड को टेक ओवर करना इतना इजी होगा गिवन द काइंड ऑफ, क्योंकि खर्ग आइलैंड बहुत क्लोज है मेनलैंड ईरान के, इट इज नॉट सम रैंडम आइलैंड जो कि ईरान की मेनलैंड से बहुत दूर है, पर्शियन गल्फ में कहीं। तो वो बहुत करीब है, तो आप जितना करीब जाएंगे आप उतना ही अच्छा टारगेट भी बनते हैं उन मिसाइल्स के और उन ड्रोन्स के। एडमिरल अरुण प्रकाश हमारे इंडियन नेवी के चीफ थे। उनसे मैंने आज से तकरीबन 10 साल पहले उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो लंच कर रहे थे, तो मैंने वो एक प्रोग्राम में थे, तो वहां पे मैंने उनसे पूछा, उस समय ग्वादर को लेकर के बहुत सारा डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि देयर आर रिपोर्ट्स दैट चाइनीज नेवी जो है वो वहां पे आकर के डॉक हो रही है, एंड दे आर बिल्डिंग देयर इंटेलिजेंस बेसिस और सैटेलाइट, वो अपने रडार्स वगैरह वहां पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि डोंट यू फील वरीड अबाउट बिकॉज ऑफ दिस। तो उन्होंने कहा कि यार देखो, अगर वो चाइनीज अगर ग्वादर आ रहे हैं तो यानी कि हमसे बहुत करीब आए हैं, सो द क्लोजर दे आर द बेटर टारगेट दे आर। ठीक है, तो हमारे टारगेट रेंज में आते हैं। तो वही सेम लॉजिक अगर हम अप्लाई करें खर्ग आइलैंड पे, तो अगर अमेरिका इस वॉर को प्रोलॉन्ग करने जाता है और खर्ग आइलैंड को टेक ओवर करने जाता है, और जो डिसरप्शन क्रिएट होगा इफ दिस गोज लॉन्गर, आपको क्या लगता है सर कि ये ऑयल सप्लाईज और गैस की सप्लाईज पे सर कितना ज्यादा डेंट लग सकता है? हाउ मच इफेक्ट इज गोइंग टू ट्रिकल डाउन ऑन द कॉमन पीपल? ठीक है सर, देखिए इससे पहले मैं एक एक अलग छोटे से पहलू पे जाना चाहूंगा, शायद उससे मैं अच्छी तरह समझा पाऊँ। देखिए जब भी हम मैं मल्टीनेशनल क्रू के साथ सेल किया हूँ, and I think I was amongst one of the first captain from India who has commanded with 11 nationalities out of a crew of 30 odd people. तो अगर आपके 11 nationalities हैं तो you'll have to see, you know, how to maintain the peace and tranquility on board the vessel. अब आप उसके साथ वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैंने ईरानियन के साथ भी सेल किया है, या ईरानियन क्रू हैव सेल विद मी अंडर माय कमांड। तो जब हम मल्टीनेशनल क्रू के साथ डील करते हैं तो सबसे पहले हमको उनका कल्चर जानना पड़ता है कि भैया ये बंदा कैसा है, इसका मिजाज कैसा होगा। ठीक है, मैंने कुछ ईरानो हिंद जहां भी सेल किया है, तो जहां तक मुझे समझ आता है, मतलब ईरानियन नॉर्मल कॉमन मैन के हिसाब से उनका जो कल्चर है और उसके हिसाब से उनका एटीट्यूड भी शायद थोड़ा रिफ्लेक्ट करता है। उनका ये कि वो, मैं यही नहीं कहूंगा कि बहुत शांत प्रिय लोग हैं, लेकिन वो आपको छेड़ेंगे नहीं, आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे अनलेस आप करेंगे। तो यही अगर आप इम्प्लाई करें मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब के उसमें, उन्होंने छेड़ तो दिया है इनको, और बहुत बुरी तरह छेड़ दिया है। तो ये तो कहना बहुत ही मुश्किल होगा वैभव साहब कि ये वॉर कब एंड होगा, क्योंकि अब जहां तक मुझे लगता है ईरान का जितना नुकसान हुआ है उसने बोला कि आप मेरी ये भरपाई करो और मैं हॉर्मुज पे टोल टैक्स तो लगाऊंगा। अब अगर वो what Iran wants, it wants autonomous, it wants independence as far as Straits of Hormuz is concerned. वो उसने ये कभी नहीं बोला होगा पहले, ये ईरान से वॉर से पहले, कि इस पे मेरा कब्जा हो जाए, लेकिन अब जैसे लग रहा है वो एक जिद में आ गए कि भैया मेरे को तो ये पकड़ना है, क्योंकि ये जियो स्ट्रैटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी जिसकी इंपॉर्टेंस पहले कभी किसी को नहीं फील हुई थी, आज सबको फील हो रही है। आप किसी को भी पूछो, एक कॉमन मैन
जिस बेचारे ने हॉर्मुज देखा भी नहीं होगा, पता भी नहीं है कि कहाँ पे है, वो भी हॉर्मुज स्ट्रेट जानता। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड और व्हाट आई इंटरप्रेट, खरग आइलैंड तो बात की बात है, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले वो कब्जा करना चाहता है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज पे। और उसकी टक्कर का अगर आप देखिए तो यूएई या ओमान का कोस्ट आता है साउथ ऑफ स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज, वो उनमें से कोई भी उनकी टक्कर का नहीं। दूसरा, कमिंग टू दिस खरग आइलैंड, खरग आइलैंड में मैं ये जैसे बोला 88 तक की हो रहा था वॉर, तो हम लोड करके निकले थे, तो वहां पे इराकियों ने एक वीएलसीसी को डुबो दिया मिसाइल मार के। तो उससे काफी ब्लॉकेड हुआ और उसका रिटेलिएशन उन्होंने जैसे किया वो ऐसा था कि हम लोग निकल आए थे, इनफैक्ट हम बच गए ऊपर वाले की दुआ से। और जब हम निकल रहे थे तो वहां पे जो तहस नहस, मतलब इट वाज एट नाइट, यू कैन सी द फ्लेयर्स गोइंग लेफ्ट राइट एंड सेंटर ऑफ व्यू। वो जो उन्होंने उनका हश्र किया था, दैट यू नो, उससे मुझे लगता है कि अगर ट्रम्प साहब फुट ऑन ग्राउंड भेज रहे हैं, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू डेफिनेटली बी अ वेरी वेरी बिग chaos and problem. Vaibhav ji, can you hear me? Hello, Vaibhav, can you hear me? Yeah, yes, sir. Please continue. Hello, hello. Can you hear me, sir? Can you hear me? तो आपको मेरी आवाज आ रही है? आई गेस मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चेक करें कि आपको सर आवाज आ रही है मेरी? मेरे को आ रही है, लेकिन बीच में सिग्नल कट जाता है। हाँ, वो कुछ टेक्निकल सर आज इशू चल रहा है सर। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं कह रहा था वैभव साहब कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज को तो वो स्ट्रेटेजिकली कब्जा करना चाह रहा है, क्योंकि उसको अब कैसे बोलते हैं, आई विल से विदाउट प्रेजुडिस, विदाउट कोटिंग एनीबॉडी, बट उसके मुंह में खून लग गया कि हाँ यार, ये एक स्ट्रेटेजिक चीज है, इसको नहीं छोड़ना। अब ट्रम्प साहब चाहे कुछ भी बोले, वो कर रहे हैं। आप उनके घर में आके उनको नहीं मार सकते पूरी तरह। आप फुट ऑन ग्राउंड रखेंगे उधर आपके खरग आइलैंड पे, तो आपकी कैजुअलिटीज इतनी होंगी कि कुछ कहने की बात, इतनी जबरदस्त कैजुअलिटीज होगी कि कुछ कहने की बात। मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि यही 80s के वॉर में मैं गया था चार बहार को, जो अभी इंडिया ने बनाया, ठीक है। और एक बात बताता हूँ जो कि मैंने अपने आप देखी है। उस वक्त मैं कप्तान नहीं था, मैं सेकंड ऑफिसर था। तो आई वाज ऑन वॉच एंड कार्गो वाज गेटिंग डिस्चार्ज, एंड अचानक क्या हुआ कि एक बिगुल बचा, एंड जो स्टीवर्डोस थे, वो कार्गो जहाज था, उसमें स्टीवर्डोस थे, वो आए और मेरे को बोलते हैं, अरे यार हमको छुपा लो। दे स्पीक हिंदी ऑल्सो, हिंदी उर्दू जो भी है। तो मैंने कहा किस लिए? क्योंकि उस वक्त उनके जो मुल्ला मौलवी हैं, दे नो कि कितने लोग हैं यहाँ पे आदमी, men, because they needed people to go and fight the war with Iraq. So वो आते थे और इनके आरजीसी के कमांडोज आते थे और ये इन सबको पकड़ के ले जाते थे to make them fight the war, because उस वक्त इनकी भी बहुत कैजुअलिटीज हो रही थी। लगभग 7 लाख मरे थे सर। इसको, हाँ जी, 7 लाख की कैजुअलिटी हुई थी ईरान की। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आप इसको कोरिलेट करिए, जैसे अभी आजकल या परसों की न्यूज में जो आ रहा है कि ईरान अब सबको गैदर कर रहा है, इवन 12 साल के ऊपर के बच्चे भी वॉर लड़ने के लिए उनको तैयार कर। तो इससे क्या लगता है, जहां तक मुझे समझ आता है वैभव जी, कि ईरान इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। वो एक मिराकल हो सकता है, लेकिन जैसे ट्रम्प साहब आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, आप बोलते रहते हैं, लेकिन उसका मतलब ये है कि नोबडी टेक्स हिम सीरियसली। ये तो वही बात होगी जैसे मैंने कहीं और भी बोला था,
कादर खान साहब का एक डायलॉग था कि देखो कुछ, दिखाओ कुछ, करो कुछ, हो जाए कुछ. So he flips over within few seconds. And जैसे हमारे दिग्गज गौरव आर्या साहब का भी शो देखता हूँ, वो भी यही कहते हैं कि हाँ, ये सुबह कुछ बोलता है, रात को कुछ बोलता है, दोपहर को कुछ बोलता है. तो आई वुड नॉट ट्रस्ट हिम, एंड नाइदर डज एनीबॉडी टेक्स हिम सीरियसली. तो जहां तक मुझको ये लगता है वैभव जी की, moment they put foot on ground, that will be a horrendous risk what US forces would be taking. Maybe they are SEALs or they are Green Beret. Green Beret is one of the most elite force I know. लेकिन चाहे वो ग्रीन बरे हो या आपके सील्स हो या elite commandos हो, I don't think they'll be able to sustain for a long time. एक तो सर कहते हैं ना कि क्वांटिटी इन इटसेल्फ इज अ क्वालिटी. तो जितने आप टेक्नोलॉजिकली या क्वालिटी वाइज उनसे कितने भी आप सुपीरियर हो, मतलब इंफीरियर हो अमेरिकन से, बट यू हैव द नंबर्स और यू नो द टेरेन. चाहे वो खर्ग आइलैंड हो, चाहे वो इरानियन के, तो इरानियन तो वहां का चप्पा चप्पा जानता है. सो एक दो बार, हाँ जी, सॉरी, Yeah, and the way Trump is saying कि जैसे हम वेनेजुएलन ऑयल कंट्रोल करते हैं, we will be controlling Iranian oil. तो तेहरान टाइम्स ने सर फ्रंट पेज पे छापा है, मेरे ख्याल से कल या परसों छापा था मेरे ख्याल से, कि जब ट्रम्प ने अनाउंस किया कि वो 1500 और मरीन्स भेजेगा वहां पे टू फॉर द ग्राउंड इन्वेजन एंड फॉर टेकिंग ओवर खर्ग आइलैंड. तो तेहरान टाइम्स ने फ्रंट पेज पर छापा कि एवरी यूएस सोल्जर सेटिंग फुट ऑन द इरानियन सॉइल विल गो बैक इन कॉफिन. यानी कि हर सोल्जर जो भी ईरान की जमीन पे अमेरिका का सैनिक जो है वो कदम रखेगा, वो उसको हम कॉफिन में जो है उसकी जो है डेड बॉडी हम भेजेंगे. तो आई मीन ये जो मैडनेस है, एक तो सर कैलकुलेटेड मैडनेस होती है. दुनिया में बहुत सारे हमने इस तरह कैरेक्टर्स पास्ट में हिस्ट्री में देखे हैं जो कैलकुलेटेड मैडनेस दिखाते हैं टू इंटिमिडेट, टू गेट देयर जियोपॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक आउटकम्स. लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का तो एक पागलपन है सर. ये कोई कैलकुलेटेड भी नहीं है, ये अनकैलकुलेटेड इंसैनिटी कह सकते हैं इसको, जिस रास्ते पे वो चल रहा है. एंड वी आर ऑल्सो पेइंग द प्राइस फॉर हिज मैडनेस. ही इज मेकिंग द होल एंटायर वर्ल्ड पे द प्राइस फॉर हिज मैडनेस. वैभव साहब, मैं एक और अपना छोटा सा वाकया बताता हूँ. मैंने एक बार जब जहाज ज्वाइन किया था अपना खर्ग आइलैंड में, तो वो था महीना, दैट वाज द मंथ ऑफ जून. ठीक है, अभी हम समझ लो कल अप्रैल में आ जाएंगे. गर्मी वहां इतनी जबरदस्त होती है. ठीक है, रात को ठंडा हो जाता है लेकिन गर्मी इतनी होती है बिकॉज इट्स अ हिली टेरेन, माउंटेन एरिया. और कई बार वहां पे शमाल भी आता है. शमाल शमाल यानी रेत का स्टॉर्म. यस, मेरे को पता है, मेरे को 8 घंटे की ड्राइव थी. जो एजेंट मेरे को लेने आया था खर्ग आइलैंड तक, मेरे को जाना था, जहाज ज्वाइन करना था. बिकॉज इंडिया से मैं फ्लाई करके तेहरान गया, वहां से फिर ड्राइव करते करते बाकी मोड्स ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्टेशन से मैं पहुंचा आपके खर्ग आइलैंड. लेकिन जून का महीना, गर्मी इतनी थी, हालांकि मैं बस पानी वानी की बोतल थी. वो आपकी पानी की बोतल भी ऐसी है कि आप 40-45 डिग्री का पानी पी रहे हो. यहाँ एक बात है जो मैं आपके मद्देनजर या आपके चैनल के थ्रू इस आपके मद्देनजर लाना चाहता हूँ कि द सस्टेनेबिलिटी, द टेरेन ऑफ कोर्स इज देयर, द सस्टेनेबिलिटी. इतनी गर्मी में, आई डोंट नो, they are trained to stay in the desert. They might have done desert storm and a lot of other things. But वो ये है कि एक limited number of days या limited war में I can understand, but not for a very uncertain time of period. This is what is something which is definitely very negative as far as the US Green Beret or Special Forces are concerned. But Iranians are already acclimatized because they are born and bred over here. तो ये तो बहुत ही बड़ी, जहां तक मुझको मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, बहुत ही बड़ी मिसकैलकुलेशन होगी हमारे ट्रम्प साहब की तरफ से. सर हम कुछ क्वेश्चंस जो है अपने व्यूअर्स के भी ले लेते हैं. सर एक सवाल ये है कि ये जो न्यूज चैनल पे चल रही है कि अंडमान निकोबार के पास हमें तेल और गैस के भंडार मिले हैं, और इंडिया के अंदर भी यूपी और बिहार में 40 जगह खुदाई शुरू की जाने वाली, कृपया इसके ऊपर एक हाँ सर, इसका सर, आर यू अवेयर
कि डू वी हैव ऑयल रिजर्व्स, बिकॉज ओएनजीसी विदेश तो करती है, साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में जा करके वो काम करती है, बट अंडमान निकोबार में हैव यू हर्ड सर इसके बारे में? I've heard. In fact, I have heard they are doing the oil exploration over there. And जहां तक मुझको मैंने जो न्यूज में देखा था, आई थिंक 3 ट्रिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल रिजर्व इज देयर। ठीक है, अंडमान निकोबार में 3 ट्रिलियन बैरल्स, हाँ जी, उसकी जहाँ पे एक्सप्लोरेशन हो रहा है। अब इसका क्या होता है, हर एक ऑयल का स्पेक्स होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक लाइट क्रूड होता है, मीडियम क्रूड होता है, हैवी क्रूड। वो किस तरह का क्रूड है, उसका बाय प्रोडक्ट कैसा है। जैसे अगर आप देखें बॉम्बे हाई, जहां बॉम्बे में बहुत बार एक्सक्यूज मी जहाज लेके गया हूं, बॉम्बे हाई ऑल्सो प्रोड्यूसेस ऑयल, क्रूड ऑयल। लेकिन एक तो ये है कि जो बॉम्बे का जो क्रूड है, विच इज वेरी रिच इन द बाय प्रोडक्ट ऑफ नाफ्ता। सो इंडिया एक्सपोर्ट्स नाफ्ता टू यूरोप ऑल्सो, वो भी मैंने ट्रेड किया हुआ है, लेकिन उससे मोगाच गैसोलीन ज्यादा नहीं निकलती। तो ये चीज बड़ी मायने कर रखती है। जैसे हमारे पास शायद नाफ्ता के भंडार हैं काफी, और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। वो मैं 2-4 बार लेके यूरोप, रॉटरडैम, यूके वगैरह गया हूँ डिस्चार्ज के लिए, लोडिंग देयर इन बॉम्बे एंड डिस्चार्जिंग इन यूरोप। तो वो मायने रखता है कि अगर 3 ट्रिलियन बैरल हमारा रिजर्व है, जहां तक मैंने न्यूज में देखा है, तो उसका बाय प्रोडक्ट क्या है। उसका बाय प्रोडक्ट उसके हिसाब से क्या होता है कि उसका पूरा जो ऑयल स्पेक्स होता है, जब ये ड्रिल करते हैं तो वो ऑयल के सैंपल लेते हैं, उसका पोर पॉइंट होता है, उसका फ्लैश पॉइंट होता है, और 50 चीजें होती है, जिससे उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन पता लगता है कि हाँ, ये क्रूड किस कैटेगरी में आता है, लाइट, मीडियम और हेवी। और इसका बाय प्रोडक्ट सबसे ज्यादा क्या निकल सकता है, मोगैस। हेवी ऑयल तो निकलेगा मोगैस। मोगैस मीन्स पेट्रोल, डीजल या नाफ्ता या और केमिकल। सो वो चीज एक बहुत मायने रखती है। हाँ, 3 ट्रिलियन बैरल्स और प्रोबेबली उससे भी ज्यादा होगा, विच इज वेरी गुड, विच इज डेफिनेटली ब्लेस फॉर अस। लेकिन उसका बाय प्रोडक्ट क्या है, वो मैंने अभी तक कहीं नहीं सुना, बिकॉज वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है। सर वेनेजुएलन जो ऑयल है, हमने देखा था एक्सॉन के सीईओ और डोनाल्ड ट्रम्प के बीच में जो अभी बीच में क्लैश भी हुआ था इस चीज को लेकर के, बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प चाहते थे कि एक्सॉन जो है वो री एंटर करे जा करके वेनेजुएलन ऑयल इंडस्ट्री में, और वहां पे री इन्वेस्ट करे और वहां से ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट करे, जिसको लेकर के वो रिलेक्टेंट थे, बिकॉज उनका ये मानना था कि जो वेनेजुएलन ऑयल है वो हैवी क्रूड है, जो आप अभी बात कह रहे थे। और उनका ये था कि भाई हमने अपनी रिफाइनरीज जो है वो मॉडर्नाइज कर दी हैं, एंड अब उसमें जाना और वहां से निकालना, इसको लेकर के डोनाल्ड ट्रम्प और उनके बीच में क्लैश हुआ था, जो कि अमेरिकन मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल था। तो सर थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल। ये एक हमारे चीज साथ एक चीज एक चीज हाँ बोलना चाहूंगा आपको। जी। जब जो बाइडेन साहब ने एम्बार्गो लगाया था, तो हमने रशिया से काफी, एम्बार्गो मतलब नहीं लगाया था, तो हम रशिया से सारा क्रूड ले रहे थे। हमारा जो वो जो हैवी क्रूड है रशिया से, उसको हमारे पास रिफाइनरी है प्रोसेस करने के लिए, उसके बाद हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी एक चीज और मुझको नजर आती है, जैसे मैं अंगोला ऑयल फील्ड्स पे भी रह चुका हूँ। ये कविंदा ऑयल फील्ड है, वहां पे वी हैव एफपीएसओस, वी कॉल इट फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज ऑफ टेक। वो हम समुद्र जहाज होते हैं बीएलसीसी, उससे ही एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वो जहाज खड़े रहते हैं और उसमें प्रोसेसिंग प्लांट होता है। अगर कहीं ऐसा हुआ कि अगर ये यहाँ पे अपना ऑयल प्रोक्योर नहीं कर पाए, बिसाइड्स इन्होंने वेनेजुएला में किया है, तो आई थिंक द नेक्स्ट टारगेट ट्रम्प का पता क्या हो सकता है, अफ्रीका, नाइजीरिया। नाइजीरिया में बहुत डिस्टर्बेंस है, मैं नाइजीरिया भी बहुत बार जा चुका हूँ। लागोस, बोनी, इट्स ए किलिंग फील्ड। वहां पे भी यही प्रॉब्लम चल रही है। और अगर इन्होंने कहीं बोल दिया गलती से कि हम नाइजीरिया में शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए अमेरिकन का ये है, विदाउट प्रेजुडिस आई विल टेल यू, wherever they say we want to have a democratic government, मतलब that country is finished। तो मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को लगता नहीं कि ये मामला सेटल हो जाए, हम सब प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये कब सेटल होगा, कितने टाइम में होगा, कैसे होगा, किसको कितना मिलेगा, ये नहीं पता।
लेकिन ये जरूर है, अगर ये ट्रंप साहब रहे तो इनका नेक्स्ट टारगेट ये अफ्रीका हो सकता है, नाइजीरिया, जहां तक मैं सोच सकता हूँ, सर क्योंकि नाइजीरिया वहां को भी लेकर ऑयल के तो, बहुत है। सर नाइजीरिया में तो सर कॉन्फ्लिक्ट चल भी रहा है ना, वहां पे जो करंट गवर्नमेंट है उसको सऊदी अरेबिया सपोर्ट कर रहा है, जो वहां पे जो इंसर्जेंसी चल रही है उसको यूएई सपोर्ट कर रहा है एट द बिहेस्ट ऑफ अमेरिकन। वो सीआईए को सपोर्ट करने के लिए वहां पे इंसर्जेंसीज को फंड कर रहे हैं, और इसको लेकर के यूएई और सऊदी अरेबिया के बहुत मेजर क्लैश हो चुका है। और अभी तो 15-20 दिन पहले, ऑलमोस्ट एक महीना हो गया, सीनियर जो सऊदी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने पब्लिक में जाकर के यूएई को गालियां दी हैं। सर अगर आप इसके, मैं उसके बारे में अभी नहीं बोल सकता क्योंकि मैंने इतना देखा नहीं, तो आई बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन अगर आप नाइजीरिया की बात करते हैं तो जितनी एक्सप्लोरेशन है, शेवरॉन, मोबिल, एक्सॉन, इन सब ये लोग सब कर रहे हैं। जो वहां पे इंसर्जेंसी है, वो बंदे जो हैं, मैं क्योंकि जा चुका हूं बहुत बार, एक बार इबोला हुआ था तब मैं 3 महीने जहाज को एंकर लेके खड़ा रहा था वहां पे, इबोला वहीं से ओरिजिनेट हुआ था। तो उनका ये कहना है कि जो उनकी गवर्नमेंट है वो बिक गई है यूएस के हाथ में, ठीक है। तो जैसे तो वो क्या करते हैं कि जो ऑयल एक्सपोर्ट उनके यहाँ से हो रहा है वो जहाजों को फूकते हैं। वो अभी न्यूज में इतना नहीं आ रहा। आई बीन टू रिवर बॉनी, एक लागोस पोर्ट है, उसके ड्यू ईस्ट में बॉनी पोर्ट है। वहां जाके अगर आप अलोंग साइड जहाज मतलब बंदरगाह पे लगा है, तो आप देखेंगे रिवर में डेड बॉडी से डेड बॉडी सब निकल रही है, इतना खून खराब हो रहा है वहां। ये मेरा अपना और देखा हुआ एक्सपीरियंस बता। और सर अभी इसी साल इसी क्रिसमस पे 25 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने वहां पे अपने यूएस फाइटर जेट से बॉम्बिंग करवाई थी, एंड कुछ 200-250 नाइजीरियंस जो है उन्होंने मारे थे यूएस फाइटर जेट्स ने। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था और मैरी क्रिसमस बोला था कि अगर इफ यू टेक ऑन अमेरिकन इंटरेस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दिस इज हाउ विल ट्रीट यू एंड मैरी क्रिसमस टू ऑल, ये लिखकर उसने ट्वीट किया था। सर इसका रिप्रकशन आप देखिए, जो ईरान के साथ हो रहा है, ये रिप्रकशन विल इंस्टिगेट इवन इन नाइजीरिया, क्योंकि अगर मैं देखूं सही मानों में, इंटरप्रेटिंग इट द नाइजीरियंस कंसर्न, जो एक कॉमन नाइजीरियन है वो बेचारा भूखा मर रहा है सड़कों पे, जबकि नाइजीरिया से इतना ऑयल एक्सपोर्ट होकर जा रहा है सस्ते दामों से। तो ये जो रिबेलियंस हैं, ये गवर्नमेंट की करप्शन तोड़ने के लिए उनसे फाइट कर रहे हैं, और इसीलिए जो जहाज यूएस की तरफ जाते हैं या और भी कोई वर्ल्ड में कहीं एक्सपोर्ट हो रहा है, उनको वो या तो पकड़ लेते हैं या फिर उसको डैमेज कर देते हैं। ये अभी ज्यादा नहीं हो रहा, बट दिस मे एस्केलेट, टेकिंग द प्रेसिडेंस ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन ईरान वॉर। थैंक यू सो मच सर, आप आज जुड़े और आज आपने हमें इतना समय दिया, और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, तो हम आप उधर समय समय पे कष्ट देते रहेंगे इस मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद सर। जय हिंद।